हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। आज ये मेरी वीडियो स्मार्ट स्टडी पर है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, सिर्फ 1 मंथ ही हम मान सकते हैं। हमारे दिसंबर 22 एग्ज़ाम के लिए है, CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए। तो टाइम बहुत ही कम है, तो इस टाइम पे आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। ऑब्वियस बात है, आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे और पढ़ते आ रहे इस टाइम तो आपका रिवीजन ही चल रहा होगा। बट रिवीजन के साथ साथ आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ही क्विकली कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे सारी चीज़ें क्विक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी वीडियो फर्स्ट मॉडल जो दे रहा है उनके लिए भी है, सेकंड जो दे रहा है उनके लिए भी है, और जो दोनों दे रहा है उनके लिए भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी आपको किस तरीके से करनी है, अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ मॉडल 1 वालों के लिए, उसमें सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करती हूँ। जैसे कि आता है टेक्स्ट पेपर। टेक्स्ट का पेपर ऑब्वियसली बात है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, बट ऑब्जेक्टिव है तो कहीं ना कहीं एग्जाम्सन का और एग्रीगेट में नंबर लाने का काफ़ी अच्छा चांस होता है। तो आप किस तरीके से करो, ऑब्वियसली बात है कि आपके इस टाइम पे रिवीजन चल रहा होगा, तो सबसे पहले आप अपना GST को कंप्लीट करो, क्योंकि GST आपका 50 मार्क्स का होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने 50 मार्क्स में से 40 या 45 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हो। माइनस मार्क के लो या कुछ भी लो, आपको GST इस तरीके से रेडी करना है। और सबसे पहले आप एग्ज़ाम में GST ही अटेम्प्ट करना। जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, आपके 2 पार्ट्स में आते हैं, इनकम टैक्स का अलग और GST का अलग आता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल होता है कि आपको सबसे पहले GST ही अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको टैक्स में सबसे पहले GST पढ़ना चाहिए, और GST इस तरीके से कि आपका 50 to 50 मार्क्स पूरा कवर अप हो जाए, मतलब GST एकदम 100% आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछ दिया और आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 50 मार्क्स का पूरा पेपर आना चाहिए। और सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जाने के बाद सबसे पहले GST ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं GST आपको इनकम टैक्स के कंपैरिजन में ईजी रहता है। तो पहले GST पढ़ो। देन सेकंड आता है कि हमारे इनकम टैक्स में जो मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, आप उनको कंप्लीट करो, क्योंकि क्या होता है 5 हेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स ही पूछा जाता है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो 5 हेड्स ही सबसे ज़्यादा पूछा था। बट मिसलेनियस चैप्टर्स जो आपके होते हैं उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो अगर उसमें से 5 to 10 अगर आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा इनफ है, क्योंकि क्या होता है एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 50 में से GST में 40 या 45 मार्क्स ले आते हो, और अगर 10 क्वेश्चंस भी अगर आपके मिसलेनियस चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, तो आप उसमें से कितना भी होगा आप 8 या 9 या 7 to 8 अगर आप नंबर का बता ही सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका 50 to 55 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम्सन के काफ़ी क्लोज होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में जो 5 हेड्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब हम 5 हेड्स पढ़ते हैं और हम अपने प्रीवियस पेपर को देखते हैं तो हमें लगता है यार 5 हेड्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लेंदी पूछता है। बिल्कुल पूछता है, लेकिन आप नोटिस करना कि जितने ज़्यादा लेंदी पूछता है उसका आंसर उतना ही ज़्यादा आपको क्विकली पता होता है। 5 हेड्स में आप नोटिस करना कि आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी पॉइंट होता है। आपका कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको अपना आंसर तुरंत मिल जाता है। तो कभी भी आपको सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, आपको अपनी स्मार्टनेस के साथ स्टडी करनी है। आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने आंसर को तुरंत बता सकते हो। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनकम टैक्स के जो 5 हेड्स होते हैं आप उसको अच्छी तरीके, उसका प्रोविज़न आपका क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बट प्रैक्टिस आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ के मत करना, उसमें आप ट्रिक देखना कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने आंसर को तुरंत ला सकती हूँ। मैंने भी ये चीज़ फॉलो की थी। मेरे भी एग्जाम में जब 5 हेड्स के क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने उसको स्मार्टनेस के साथ किया था, उसकी मैंने बहुत पहले से प्रैक्टिस की हुई थी। तो मैं कुछ पॉइंट्स है उसका तुरंत आंसर दे रही थी। तो ये आपको फॉलो करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले GST करना, देन उसके बाद आपके इनकम टैक्स के जो मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं उसको कंप्लीट करना, देन उसके बाद 5 हेड्स करना और अच्छी तरीके से इसको करना, और कहीं ना कहीं इसको 70 to 80 जो है अटेम्प्ट करना। बहुत ज़्यादा आ रहा है तो 80 to 90 आप इस पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी लॉ। ऑब्वियसली बात है कंपनी लॉ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कंपनी लॉ मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों का जो फंसता होगा वो कंपनी लॉ में ही फंसता होगा, क्योंकि SBSC तो कंपनी लॉ से रिलेटेड होता है। JHL भी हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लगता, कहीं ना कहीं हम कंपनी लॉ में ही फंसते हैं, और ऑब्वियसली बात है लॉ ही हमारा बेस है, तो वो हमें अच्छे से आना चाहिए।
ऑब्वियस बात है आप कंपनी लॉ तो पढ़ ही रहे होंगे, बट होता क्या है ना कि कंपनी लॉ में सेक्शंस आपको याद होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम में सेक्शंस लिखते हो तो वो आपके लिए एडिशनल पॉइंट होता है। तो सेक्शंस के साथ क्या होना चाहिए, या तो आप क्या करो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, थ्योरी नोट्स बनाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। बट अगर आप बाई चांस किसी स्टूडेंट ने थ्योरी नोट्स नहीं बनाए, जैसे मेरी भी थ्योरी नोट्स बनाने की आदत नहीं थी, तो क्या होता था कि आप एग्ज़ाम टाइम आ रहा है या इस टाइम कह लो 1 मंथ बाकी है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करती थी कि जो भी सेक्शन है मैंने बुक ओपन की, एक सेक्शन से उसका क्या बोल रहा है हो गया, देन नेक्स्ट आपका सेक्शन क्या है उसका क्या बोल रहा है ये, तो मतलब कि कौन सा सेक्शन किस प्रोविज़न की बात कर रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपको एग्जाम में लिखना तो अपने ही अकॉर्डिंग अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, उसका आपको फॉलो करनी है कि क्या चीज़ें आपको लिखनी है, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है, वो इंपॉर्टेंट है, बट आपका प्रोविज़न सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, अगर आप बुक ओपन कर रहे हो ये आपके माइंड में होना चाहिए, या तो आप एक कॉपी में पूरे सेक्शंस को लिख लो और वो सेक्शन कौन से प्रोविज़न की बात कर रहा है उसको लिख लो, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले उसको देख कर जाओ, या फिर आपकी ये हैबिट हो कि आप जैसे ही बुक खोल रहे हो ये सेक्शन है ये प्रोविज़न, ये सेक्शन ये प्रोविज़न, इस तरीके से आपका बहुत ही क्विकली रिवीजन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए ट्रिक है कि आप सेक्शंस देन प्रोविज़न फटाफट उसको जो है रिकॉल करते हुए जाओ, क्योंकि कौन सा सेक्शन किस प्रोविज़न की बात कर रहा है, बट प्रोविज़न आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आप अपने एग्जाम में अपनी अकॉर्डिंग जो है उसको मार्किंग कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से लिखना है प्रेजेंटेशन उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना के आपको दे दी है, ठीक है। SBEC भी सेम कंपनी लॉ की तरह है, उसको आपको इसी तरीके से पढ़ना है। JIGL में हमेशा कहती हूँ कि JIGL बुक के साथ साथ मॉड्यूल प्रेफर जरूर करना, क्योंकि JIGL सबसे ज़्यादा मॉड्यूल से पूछा जाता है और JIGL में मॉड्यूल से ही पढ़ना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें भी आपके कुछ सेक्शंस हैं, अगर सेक्शन ज़्यादा JIGL में नहीं होते हैं तो आपको चैप्टर का नाम लिखना चाहिए। अगर आप JIGL पढ़ रहे हो कौन से चैप्टर में कौन सी बात बोल रहा है उस चैप्टर के नाम को लिख के आओ, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसमें सेक्शन ज़्यादा नहीं है तो उस चैप्टर को लिख के आओ, क्योंकि क्या होता है ना एग्जामिनर को ये पता होता है कि अच्छा ये सेक्शन से तो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट को पता है कि वो किस चैप्टर से, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेक्शंस नहीं है तो आप उस चैप्टर के नाम को लिख कर आओ कि इस चैप्टर, बट मतलब अगर आप श्योर हो तभी लिखना, अदरवाइज मत लिखना, गलत कभी नहीं लिखना चाहिए, श्योरिटी से ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट मॉड्यूल वालों की बात। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड मॉड्यूल वालों की, तो सबसे पहले फिर से मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात बताती हूँ। FM एंड CMA, FMA में हमारा 2 पार्ट होता है, 60 का हमारा FM होता है एंड 40 का हमारा SM होता है। सबसे पहले मैं तो SM ही कर देती हूँ, क्योंकि SM 40 का होता है, पूरा का पूरा थ्योरी होता है, तो उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी ऐसा कोई मिक्सअप नहीं होता। तो पहले मैं क्या करती थी कि 40 मार्क्स का थ्योरी पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट करती थी कि ताकि 35 तो मेरा उसमें सिक्योर हो ही जाए। तो पहले आप पार्ट B कंप्लीट करो, जो 40 मार्क्स का उसको एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद अपना जो है 60 मार्क्स का उसको कंप्लीट करो। उसमें भी एक साथ अगर करना है तो एक साथ करो, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है, ठीक है। अब हम कुछ कह नहीं सकते, कभी एग्जामिनर जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछता है, कभी थ्योरी ज़्यादा पूछता है, तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई आप 60 अगर मार्क्स का कर रहे हो तो प्रैक्टिकल पहले अच्छे से होना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा उसमें आपको फार्मूलास अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, और ऑब्वियसली बात अगर आपको फार्मूलास याद हो जाते हैं तो आपको चैप्टर पता चल जाता है कि उसमें थ्योरी क्या है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले आप अपना SM पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। FM में आप अपने जो है पूरे आपके फार्मूलास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसकी थ्योरी ज़्यादा नहीं होती है, कुछ चैप्टर्स की थ्योरी का वेटेज ज़्यादा होता है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करो। वेटेज क्या होता है इसकी वीडियो में मैंने पहले बना के बता चुकी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई हमारे FM की। सेकंड हमारे आती है CMA की। तो CMA में भी आपका 2 पार्ट्स होता है। मुझे लगता है CMA ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट होंगे वो 11th-12th में पहले से ही अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे होंगे, शेयर्स डिवेंचर्स ये सब ऑलरेडी हमें पता होता है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा होता है। एंड जो सेकंड पार्ट्स होता है वो फिर आपका 40 मार्क्स का होता है। तो पहले पार्ट B को ही कंप्लीट करो। पहले आपको करना क्या चाहिए, जो कम मार्क्स का होता है ना उसमें 100% श्योर कर लेना चाहिए, ताकि आपको उसमें नंबर कट टू कट भी होगा ना तो 3 to 4 मार्क्स ही कट होंगे, इतना तो मेरा नंबर सिक्योर होगा। इस स्मार्टनेस के साथ आपको स्टडी करनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आप पार्ट 1 को कंप्लीट करो। ऑब्वियसली बात है उसका वेटेज ज़्यादा है नंबर्स का, तो उसको कंप्लीट करो, बट कम से कम आपका 40 तो सिक्योर हो गया ना, आपके 60 पे आप अपना एफर्ट्स दो, तो उस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर बात आती है हमारी SLCM की।
SLCM बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है और हार्ड होता भी है। मैंने एग्जाम्सन लाया था SLCM में, तो कैसे हुआ था कि उसमें भी आपके पार्ट ए और पार्ट बी आपका होता है SLCM में। तो SLCM में आपका जो पार्ट बी होता है आपको उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। उसका क्या होता है कि मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन आई थिंक सो 5 जो नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पूछ लेता है, अदरवाइज उसमें से आपका थ्योरी से ज़्यादा पूछता है, डिफ्रेंसिएशन पूछ लेगा या नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन से पूछता है। तो पार्ट बी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना और उसको क्लियर करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पार्ट ए जो ट्रिकी आपके पॉइंट्स आते हैं वो पार्ट ए में आते हैं, आप देन उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। पार्ट ए को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, विद अमेंडमेंट्स पढ़ना, और ऑब्वियसली बात है SLCM में भी हमारे जो है चैप्टर्स के नाम को, रेगुलेशंस के जो नाम्स होते हैं उसको याद रखना और उसको लिख कर आना आप अपने एग्जाम में कि भाई ये है, ये चैप्टर से ये रेगुलेशन है, ये चैप्टर से ये रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप उसको लिख कर आना। जैसे मैंने जैजल में बताया कि चैप्टर का नाम लिखना, उसी तरीके से SLCM में भी आपको अपने चैप्टर्स का नाम उस रेगुलेशन से, किस रेगुलेशन से लिया गया है, कौन से ईयर में लिया गया, उसको जरूर लिख के आना चाहिए। ये सब एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको प्लस नंबर दे देते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो की थी, ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए, इससे नंबर हमें एडिशनल मिलता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे EBCL में हमारा 3 पार्ट्स होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। तो जो हमारा पार्ट बी होता है वो तो पूरा एक ही चैप्टर का होता है, ठीक है। तो उस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। मुझे लगता है मैं ऐसे करती थी, पहले पार्ट बी, पार्ट सी, देन पार्ट ए, ऐसे कंप्लीट करती थी। कहीं ना कहीं पार्ट ए का वेटेज, पार्ट ए और पार्ट सी आपका कहीं ना कहीं लगभग सेम आता है, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्ट ए जो होता है उसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो पहले पार्ट सी अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि 25 मार्क्स आपको पार्ट बी में ही मिल जाएंगे, तो कम से कम 20 तो आप उसमें अपना सिक्योर कर लो। देन उसके बाद पार्ट सी में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप उसको कंप्लीट करो। देन उसके बाद आपके जो लेंदी चैप्टर्स होते हैं पार्ट ए में आप उसको कंप्लीट करो। FDI, ODI ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कंप्लीट करो। तो इस स्ट्रैटेजीज़ के साथ आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडल 1 और मॉडल 2 दोनों के लिए स्मार्टनेस स्टडी बता दी है, और आपको एग्जाम में भी कैसे इन चीज़ों को फॉलो करना है वो भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, कमेंट करना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।